बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकारी मुलाज़िम वो बैंक से कर्ज़ा कैसे ले सकता है। देखें, पाकिस्तान में 3-4 बैंक ऐसे हैं जो सरकारी मुलाज़िमीन को कर्ज़ा देते हैं। इसमें कोई किसी की ज़मीन प्लेज नहीं होती, कोई इसमें कोई प्लाट, कोई ज़मीन, कोई चीज़ प्लेज नहीं होती। सिर्फ़ सरकारी मुलाज़िम को उसके डिपार्टमेंट की गारंटी पर लोन दे दिया जाता है, ठीक है ना? इसमें जो पाकिस्तान में बैंक लोन दे रहे हैं वो नेशनल बैंक दे रहा है सरकारी मुलाज़िमीन को कर्ज़ा, हबीब बैंक दे रहा है, अस्करी बैंक दे रहा है, ठीक है ना? ये बैंक उसकी तनख़्वाह पर ही उसको लोन दे देते हैं। हर बैंक की अपनी-अपनी पॉलिसी है। मैं नेशनल बैंक की आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नेशनल बैंक 30 लाख रुपए देता है एक मुलाज़िम को, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपया। या आप ये हर मुलाज़िम की डिपेंड करता है उसकी सैलरी पर कि उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। अगर एक मुलाज़िम की फ़र्ज़ करें कि 30,000 रुपये है, तो उसको 30 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 लाख रुपये बन जाती है। 6 लाख रुपया वो लोन ले सकता है बैंक से, और ये उसने रिटर्न करना है 5 साल के अंदर। ये 60 किस्तें बनती हैं, तो उसने जो ना उसकी ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, तकरीबन 15,000 रुपया किस्त बनती है 6 लाख की। 6 लाख की 15,000 रुपया, इस तरह इसने 60 किस्तें वापस करनी है 5 साल के अंदर। अच्छा, इसमें मुलाज़िम कोई भी हो सकता है, महकमा हेल्थ का हो सकता है, महकमा एजुकेशन, या कोई भी, या पाकिस्तान आर्मी का भी मुलाज़िम हो सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी के मुलाज़िम के लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है क्राइटेरिया। बाकी जो मुलाज़िम हैं, कह लें कि हेल्थ है, एजुकेशन है, उन सब के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया। आर्मी के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले हम दूसरे मुलाज़िमीन की बात करें। क्राइटेरिया ये है कि परमानेंट मुलाज़िम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होना चाहिए, जो बैंक की इस वक्त पॉलिसी है। परमानेंट मुलाज़िम हो, कॉन्ट्रैक्ट पे ना हो, और उसकी जो सर्विस है वो कम अज़ कम 3 साल हो। सैलरी स्लिप इसके लिए जो उसकी सैलरी स्लिप के अंदर है वो उसकी डिडक्शन होनी चाहिए, उसके ग्रेजुएट की, उसकी प्रोविडेंट फ़ंड की, उसकी इनकम टैक्स की, इस तरह की सारी शो होनी चाहिए कि उसकी। अगर फ़र्ज़ करें कोई महकमा एजुकेशन का मुलाज़िम है, तो कंडीशन ये है कि सबसे पहले वो बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है। अगर वो किसी और बैंक में है, हबीब बैंक में वगैरह, या किसी और बैंक में है, तो वो नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाएगा। एक सैलरी उसकी आनी चाहिए। जब एक सैलरी आ जाएगी तो बैंक उसको लोन दे सकता है, उसकी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में उसकी 3 सैलरी स्लिपें चाहिए, पिछली 3 सैलरी स्लिपें चाहिए, उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए, उसका सर्विस कार्ड चाहिए, 2 स्टाम्प पेपर चाहिए 100-100 रुपये वाले, क्योंकि उन पर अंडरटेकिंग प्रिंट करनी होती है। इसके अलावा उसके 2 गवाह चाहिए। दोनों गवाह जो है ना, वो कह लें कि उसी के महकमे के मुलाज़िम होने चाहिए। उसी के स्केल के बराबर होने चाहिए। अगर वो फ़र्ज़ करें 15वें स्केल का मुलाज़िम है, टीचर है, तो उसके स्केल के बराबर दोनों टीचर होने चाहिए, उसी के महकमे के। उनके अकाउंट बेशक किसी भी बैंक में हों, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो जो उनके रेफ़रेंस हैं, जो मसलन गवाह हैं, उनकी भी शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए, उनकी भी सर्विस कार्ड की कापी चाहिए, और उनकी भी एक सैलरी स्लिप चाहिए। सैलरी स्लिप इसलिए लेते हैं कि ताकि कन्फर्म हो जाए कि इसका स्केल वही है, क्योंकि सैलरी स्लिप पे आपको पता है कि स्केल लिखा होता है। ये चीज़ें आपने बैंक को देनी है, बैंक ने अपनी प्रपोज़ल बनानी है, क्रेडिट प्रपोज़ल, उस पे आपके साइन करवा के, तो बैंक ने वो आपको कह लें कि फिर BCL एक अदारा है, वहाँ से वेरीफ़ाई करवाना होता है कि आप वाक़ई मुलाज़िम हैं। वो आपसे 450 रुपया वो लेते हैं, कह लें कि वेरिफ़िकेशन चार्जेस। तो वो आपसे लेकर बैंक जो ना वो वेरीफ़ाई करवा लेगा। जब आपका वेरिफ़िकेशन हो जाएगा, प्रपोज़ल बनाकर ये हेड ऑफ़िस भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल आएगी और आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। ये सारा प्रोसेस है, कह लें कि हेल्थ का, एजुकेशन का, बाकी सारे महकमों का। तो बाकी जो उसका कह लें कि ये मुलाज़िम है दूसरे आर्मी का या इस एजुकेशन का, तो उसका भी मैं बताता हूँ। इसमें आपने ये देखना है कि आजकल जो मार्कअप चल रहा है वो 18% मार्कअप है।
नेशनल बैंक का 18% है, बाकी जो कह लें कि बैंक हैं उनका सबका डिफरेंट है, किसी का 20% है, किसी का 25% है। तो इस तरह आप लोन ले सकते हैं। ये आपको लोन यकमुश्त मिलेगा, ठीक है ना। यकमुश्त मिलेगा जब आप इसको अपना बैंक आपके अकाउंट में डाल देगा, आप वहाँ से चेक से या एटीएम से निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपये है। अगर एक बंदे की फ़र्ज़ करें 1.5 लाख रुपया पे है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो वो उसको 30 लाख मिल जाएगी, ठीक ना। उसकी उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक ना। अगर अगर ये आपने देखना है, अगर कैलकुलेशन करनी है तो अपनी सैलरी से देखना है कि अगर 40,000 है तो 8 लाख रुपया, अगर 30,000 है तो फिर वो आपकी 6 लाख इंटाइटलमेंट है। अगर आपका पहले ही ऑलरेडी नेशनल बैंक में अकाउंट है तो बैंक तो आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट निकाल कर लगा देगा। अगर आप न्यू अकाउंट खुलवा रहे हैं अपने लोन लेने के लिए, तो फिर पिछले बैंक की भी 6 महीने की अपनी स्टेटमेंट बैंक को देनी है, ताकि बैंक वो स्टेटमेंट लगा कर वो करके तो आपकी प्रोसेस मुकम्मल करके भेज दे। इसमें एक चीज़ देखनी है कि अगर आपने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं ऑलरेडी, वो आपकी ईसीबी में आएगा। अगर तो वो डिफ़ॉल्ट हुए, मसलन आपने ज़री कर्ज़ा लिया हुआ है ज़री बैंक से या किसी बैंक से, तो वो आपकी ईसीबी रिकॉर्ड में आएगा। अगर तो वहाँ पे आपकी हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री डिफ़ॉल्ट रही है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। अगर आप रेगुलर चलते हैं, वहाँ पे आपका रेगुलर रहा है, कह लें कि सारा हिस्ट्री, तो फिर आप लोन ले सकते हैं। 10 एक बजाय 10-15 लोन भी ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो ओवरसीज़ कार्ड नहीं बनना चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड लोकल पाकिस्तानी रेजिडेंट का होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है कि स्टे इन दुबई, स्टे सऊदीया, तो वो उससे भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम तो वो है जो पाकिस्तान में रह रहा है, जिसकी यहाँ पे सैलरी कह लें कि आती है, नौकरी कर रहा है। ये जो अंडरटेकिंग होगी ना स्टाम्प पेपर, इस पे आपने अपने डीडीओ के साइन करवाने हैं। महकमा एजुकेशन में ये है कि इनके डीडीओ हेल्थ होता है, डीडीओ एजुकेशन होता है, हेल्थ वाले वो हेल्थ वाले, ये अंडरटेकिंग भी आपने देनी है। अंडरटेकिंग का मीनिंग ये है कि अगर कल को आप सैलरी यहाँ से उठा कर ले जाते हैं किसी और बैंक में, यहाँ पे आपकी सैलरी नहीं आ रही, आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, आपकी किस्तें नहीं कटी जा रही, तो फिर बैंक उस डीडीओ को नोटिस भेजेगा, उससे लेटर देगा कि भाई आपने तो अंडरटेकिंग दी हुई है, आप जो ना आप हेल्पफुल हों, आपने सैलरी क्यों वहाँ बैंक के एनओसी के बगैर वहाँ पे सैलरी क्यों गई है। तो इस तरह ये चीज़ें ये है कि 5 ईयर के अंदर आपका लोन भी ख़त्म हो जाता है, और 5 ईयर के बाद भी आप दोबारा भी ले सकते हैं। इवन कि आप 5 ईयर के अंदर आप इसको इन्हांस करवाना चाहें ना, वो भी करवा सकते हैं। 2 साल में आपने किस्तें दे दी, उतनी देर में आपकी सैलरी भी बढ़ गई, उधर से तो आपका लोन भी डाउन हो गया, तो फिर आप दोबारा इसको इन्हांस करवा सकते हैं, ठीक है ना। या एक सेकंड और बात है कि अगर आप मुकम्मल एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप विद इन टेन्योर या टेन्योर से पहले भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है, उसके लिए आर्मी पर्सन के अलावा जो लोग हैं उनके लिए। आर्मी पर्सन का जो अभी मैं आपको बताता हूँ, आर्मी पर्सन के लिए, आर्मी पर्सन का प्रोसेस इससे भी सिंपल है, सिंपल भी है, आसान भी है, और दूसरी बात ये है कि वो सस्ता भी है। देखें, बाकी महकमों का मार्कअप है 18%, आर्मी का 14%। यहाँ पे गवर्नमेंट ने, बैंक ने 4% का रिलीफ दिया हुआ है कि उसको वो 14% पे लोन कर रहा है, ठीक है ना। इसमें आर्मी पर्सन के लिए एक तो सर्विस कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने, वो आर्मी पर्सन लोन ले सकता है जिसकी सर्विस 5 साल हो गई है, मसलन सिपाही है कोई, वो उसकी हो गई है। अच्छा, एक और बात है कि अगर सिपाही खारियाँ कैंट, लाहौर कैंट या कहीं भी दूर भी वो नौकरी कर रहा है ना, तो वो अपने घर के पास जो नेशनल बैंक की ब्रांच है वहाँ से लोन ले सकता है, ठीक है ना। इसमें उस ब्रांच में अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बैंक किसी दूसरी ब्रांच में है, दूर वाली ब्रांच में है, जहाँ पे उसकी सैलरी क्रेडिट हो रही है। एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखनी है कि आर्मी पर्सन बाज़ का ये होती है कि यूनिट खुद डायरेक्ट पेमेंट कर देती हैं उनको, आर्मी पर्सन को। ये उनके अकाउंट में जानी चाहिए, अकाउंट के थ्रू उनको सैलरी मिलनी चाहिए, उनके अकाउंट में स्टेटमेंट शो होनी चाहिए कि वो बंदा लगातार वो अपनी जो पे है वो अकाउंट से ही वसूल कर रहा है, ठीक है ना। 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है इसकी आर्मी पर्सन की, तो उसमें लगातार आपकी सैलरी हो। अच्छा, उसमें ये है कि आपने अपना शनाख्त कार्ड की कापी देनी है, जो एक स्पेसिफाइड फॉर्म बना हुआ है बैंक का, वो बैंक प्रिंट कर को इसको फिल करेगा अपनी शनाख्त कार्ड
कापी लगाएंगे आप, फिर 2 गवाह, गवाह भी वो होंगे जो आपके अपनी आर्मी के वाले बंदे हैं, आपके साथ वाले पुलिस सिपाही वगैरह या जो भी है। अगर आप हवालदार हैं तो वो भी कह लें कि वो भी हवालदार ही होंगे। तो उनका आपने लगाना है, कह लें कि अंडरटेकिंग, उनकी शनाख्त कापी बैंक प्रपोजल तैयार करेगा, ये आपने अपने साइन करने हैं, आप 2 गवाहों के साइन करवाने हैं और उसके अलावा अपने सीईओ या ओसी के साइन करवाने हैं। ये चीज़ें करवा कर आपने बैंक को देनी है। बैंक ने इस तरह करना है कि प्रपोजल तैयार करके रीजन ऑफिस से अप्रूव करा के लोन आपके अकाउंट में डाल देना है। फिर हर महीने जब आपकी सैलरी आएगी उसमें से कटौती होती रहेगी, ठीक है ना। इस केस में भी आप ये नहीं कर सकते आपने कि आपने नेशनल बैंक से लोन लिया तो फिर आप किसी और बैंक में चले गए, हबीब बैंक वगैरह, ऐसे नहीं होगा। जब तक लोन रहेगा तब तक आपकी किस्त कटौती काटी जाएगी, ठीक है ना। अगर आप किसी और जगह सैलरी ले गए या आपकी सैलरी नहीं क्रेडिट हुई तो फिर बैंक आपके सीईओ को नोटिस भेजेगा या उसको कॉल करेगा या उसको इन्फॉर्म करेगा कि जी आपके आर्मी पर्सन की सैलरी कहाँ गई, ठीक है ना। इस तरह आपने इसको भी कह लें कि 5 साल में ही ख़त्म हो जाता है। 5 साल के अंदर आप दोबारा भी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रमोशन होगी, हवालदार हो गए या ऊपर चले गए, तो उसके साथ-साथ ज़ाहिर आपकी वो नौकरी भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह आप दोबारा भी लोन ले सकते हैं। 2, 3, 4 दफ़ा भी लोन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी हिस्ट्री रेगुलर रहे, आप रेगुलर पे करते रहें, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस है। जो दोस्त कह लें कि लोन लेना चाहते हैं, सरकारी मुलाज़िम हैं, वो अपनी नज़दीकी बैंक के किसी ब्रांच में जाएँ, मैनेजर साहब से मिलें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करें और इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में ये कह लें कि विदिन 1 वीक, 1 हफ़्ते के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और आपको लोन मिल जाता है, ठीक है ना। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।